नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान जो दिखने में आपको एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लग सकते हैं। बहुत यंग एज है इनकी, लेकिन हाल ही में एक रिजल्ट आया जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। ये यंगस्टर सा दिखने वाला लड़का एक अफसर बन गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा को इन्होंने पास किया है। ये रिजल्ट था आरएएस 2024। हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर के रहने वाले मुकुल कुमार, जिन्होंने इस परीक्षा में 499वीं रैंक हासिल की है। हेलो मुकुल, हेलो कैसे हैं आप? सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी सर। मुकुल, ये जो जर्नी है आरएएस बनने की, राजस्थान का सबसे बड़ा पेपर है, तो एक लड़का या एक एस्पिरेंट क्या कुछ सोच रहा होता है जब इस जर्नी की तरफ पहले कदम उठाता है? जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो एक आरएस का एग्ज़ाम अब अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी भी स्टेट के अंदर एक पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, वो स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। जिस सेंट्रल के अंदर यूपीएससी की बात करते हैं तो उतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है आरएस का। तो अगर कोई एस्पिरेंट प्रिपरेशन करने के लिए आरएस के लिए जाता है तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि आरएस के एग्ज़ाम की इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहा है, तो एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस जर्नी के अंदर, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं, इन्हें समझने को मिलती हैं, क्योंकि राजस्थान का पूरा जीके कवर करना, देन इंडिया के जीके कवर करना, देन एथिक्स जैसी सब्जेक्ट पढ़ना जो एथिकल वैल्यूज़ डेवलप करती है, तो कहीं न कहीं एक एस्पिरेंट को पूरा चेंज कर देती है जब वो स्कूल से, कॉलेज से देन इस जर्नी में एंटर करता है, तो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो आरएस की जर्नी इंसान को पूरा परिवर्तित करने में बहुत अहम रोल निभाती है, मेरा ये मानना है। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे, जब आपसे आपने कहा था कि जो स्टूडेंट्स को जब 10वीं 12वीं कक्षा से ही थोड़ा दबाव में रखा जाता है, उनसे उम्मीदें रखी जाती हैं, तो वो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा यहाँ आते आते कोलैप्स कर जाते हैं। जो थोड़े से फ्री रहते हैं स्टूडेंट्स, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है। ये आपने बताई थी बात, तो ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? सर एक्चुअली ये मेरा थोड़ा पर्सनल फील की हुई चीज़ है। मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हो कि परसेंटेज के लिए, जैसे जिस एरिया से मैं आता हूँ, भरतपुर साइड में, वहाँ पर स्कूल के अंदर इतना स्ट्रेसफुल माहौल रहता है कभी-कभार कि आपको 10th में स्टेट मेरिट लेके आनी है, 12th में स्टेट मेरिट के अंदर आना है। तो कहीं न कहीं बच्चा खुद को बहुत प्रेशराइज़्ड फील करता है। फिर घर पे भी यही माहौल होता है कि नहीं, तुमको पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। जैसे मैं नहीं देखता कि हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स या फिर डांस, सिंगिंग या अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता हो। नहीं, पढ़ाई को लेके कि हर साल स्टेट मेरिट के अंदर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं काफ़ी। तो कहीं न कहीं ये है कि पढ़ाई को लेके जितना बच्चों को पुश किया जा रहा है, अदर एक्टिविटीज़ में स्कूल टाइम में थोड़ा पुश किया जाए तो बच्चा थोड़ा बाकी और एक ऑलराउंडर टाइप में रहता है कि पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में अदर एक्टिविटीज़ भी हैं। तो आगे जाके जब बच्चे पर प्रेशर आता है इतने बड़े एग्ज़ाम का कि वो इतने आरएस की प्रिपरेशन कर रहा है, वहाँ पर सबसे बड़ा मैनेज करना होता है कि आप पे प्रेशर कितना है, आप किस तरीके से उसको हैंडल कर पाते हो। तो कहीं न कहीं जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं कि अगर वो सिंगिंग करता है तो कहीं न कहीं वो थोड़ा साइड में चलता रहे उसका, या फिर बच्चा डांस करता है, किसी अदर एक्टिविटीज़ में एक्स वाई जेड कोई कोई स्पोर्ट्स हो सकता है कोई, तो कहीं न कहीं एक आपकी हॉबी कहीं न कहीं आपको प्रेशर को हैंडल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो उधर ये देखने को मिलता है कि 10th-12th में इतना प्रेशराइज़ कर दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, देन वो बाहर निकलता है, जैसे कॉलेज में गया या फिर कहीं घर से बाहर पढ़ने के लिए गया, तो जब वो एकदम से प्रेशर से फ्री फील करता है, तो कहीं न कहीं एक संभावना होती है कि वो गलत लाइन में चला जाए। तो उसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अच्छा, मतलब आपके ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर नहीं रखा परिवार ने? हाँ, उतना प्रेशर नहीं था, मतलब टीचर हैं, पापा टीचर हैं, तो एक पढ़ने का माहौल था, बट इतना नहीं था कि हाँ, फंक्शंस में जाना अलाउड है। मैं सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, थिएटर सब चीज़ें की हुई हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। तो कहीं न कहीं वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। जैसे कि मैं प्रिपरेशन के दौरान ऐसा नहीं कि सारा टाइम पढ़ ही रहा हूँ, नहीं, मैं कॉलेज टाइम में भी ड्रामा क्लब में था, पोएट्री क्लब में था, सिंगिंग क्लब में था, तो सारी चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैनेज करता था। तो वो मेरे जर्नी के दौरान काफ़ी हेल्पफुल रहा वो चीज़ मेरे लिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाई के अंदर इतना पुश ना किया जाए कि वो उस चीज़ को बोझ मानने लग जाए। कहीं न कहीं उसको सारे डिपार्टमेंट्स में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उसको पुश करना चाहिए, जिससे वो थोड़ा फ्री फ़ील करे। अच्छा, परीक्षा से जुड़े सवालों पे अभी हम आएँगे। एक सवाल थोड़ा पर्सनल सा, वो ये कि जब आप आए होंगे पिछली बार जब भी भरतपुर से जयपुर, तो आप एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट के तौर पे आए होंगे, जी सर। और जब रिजल्ट आने के बाद आप घर गए तो आप एक अफ़सर बन के गए। जी सर। तो क्या कुछ अंतर महसूस किया परिवार के नज़रों में, शहर की नज़रों में, गाँव की नज़रों में और रिश्तेदारों की नज़रों में? जी सर, मैं थोड़ा मैंने अभी किसी किसी से शेयर नहीं किया ये चीज़ कि
जब मैं अपने घर के लिए जा रहा था, मैं सुबह 6 बजे बस में बैठा, देन मैं घर के लिए निकला। अ, रास्ते में मैं बस एज्यूम कर रहा था कि मैं घर जाऊंगा, वहाँ क्या माहौल होगा, कैसे मेरे को लेने आएंगे वो लोग, घर पे जाऊंगा तो क्या क्या बोलेंगे मम्मी पापा की, मतलब इमोशनल होंगे वो लोग, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें सोच रहा था। मैं खुद इतना इमोशनल हो गया, बस मैं आधे से ज़्यादा रास्ते रोते रोते गया हूँ, ये सोचते सोचते इतनी खुशी हो रही थी उस टाइम पे कि यार इस मोमेंट के लिए तो इतनी प्रिपरेशन कर रहा था, इस मोमेंट के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा था। और वहां पे घर पे गया, मतलब जितना मैं खुश था उससे कहीं ज्यादा पापा मम्मी खुश थे। और एट द एंड तो यही मोटिव होता है ना कि यार जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लिए इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, आप उनकी आंखों में वो खुशी देख सको, आपके लिए वो एक रेस्पेक्ट देख सको कि सोसाइटी के अंदर हमको रेस्पेक्ट मिली हमारी बेटी की वजह से, तो वो मेरे लिए बहुत, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मैं पापा मम्मी की आंखों में वो खुशी देख सका कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया है। अच्छा, अब हम भरतपुर से वापस इस परीक्षा पे आ जाते जी हैं। सर। 3 चरण थे, प्रीलिम्स था, मेंस था, इंटरव्यू था। जी सर। अ, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था आरएएस का? जी सर, मेरे सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने प्री और मेंस, प्री क्वालिफाई किया था, मेंस में मैं 8 नंबर से रह गया था। देन ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, तो क्या कुछ बार बार ये बात उठ रही है कि पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या कुछ अंतर आपको महसूस हुए हैं दोनों परीक्षाओं में, पिछली वाली में और इस वाली में? जी सर। सर जैसा आरपीएससी का जो बदलता पैटर्न है, तो ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो किसी भी एक स्पेसिफिक नोट्स के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हुई है। कि आरपीएससी ये चाहती है कि आप किताबी कीड़े ना बनो, आप चीज़ों को थोड़ा एनालिटिकल तरीके से पढ़ो, थोड़ा डेप्थ में पढ़ो। होता क्या है कि जैसे 2 मार्क्स के जो पहले क्वेश्चंस थे, तो उसमें होता ये था कि प्री के अंदर भी फैक्ट्स रटने पड़ रहे हैं, मेंस के अंदर भी फैक्ट्स रटने पड़ रहे हैं, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी काफी अच्छा खासा वेटेज रखते थे, तो फैक्ट्स मेंस के अंदर भी रटने पड़ते थे। पर यूपीएससी में से देखने को मिलता है जैसे कि प्रॉपर एनालिटिकल अप्रोच है, आरएस में वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग था। तो जैसे जैसे अप्रोच चेंज हो रही है, आरपीसी का पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हटाया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एनालिटिकल बेक की तरफ बढ़ रही है आरपीएससी भी, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है कि बच्चा थोड़ा एनालिटिकल तरीके से पढ़ेगा, चीजों को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेगा, चीजों को समझेगा, ना कि सिर्फ फैक्ट्स को रटने पे ध्यान देगा। अच्छा, जो बच्चे अभी 12th करके पास आउट हुए हैं या फिर तैयारी में अभी शुरू ही किया उन्होंने, उनके लिहाज से हम बात करें तो एनालिटिकल, फैक्चुअल, इसको इसको थोड़ा सा एलोबरेट किया जाए उन बच्चों के लिहाज से। जी सर। सर जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, कि लेट लेट्स अज्यूम कि आपने पॉलिटी का कोई टॉपिक उठाया, कि संसद में ये कार्यवाही होती है, या संसद की कोई प्रक्रिया है, या राष्ट्रपति कोई अभिभाषण दे रहा है, या फिर किसी के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात कर ली जाए, तो अब ये एक तो फैक्चुअल चीजें होती है कि इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन कर रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव इस प्रकार होता है, ये प्रक्रिया होती है, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, नाम दे दिया, एक रटके निकल गए। एक ये होता है कि वो बच्चा समझे कि एग्जैक्टली होता क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में, क्या क्या कौन कौन बैठता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एक प्रॉपर तरीके से डेप्थ में जाके चीजों को पढ़ना। हिस्ट्री की बात की जाए तो एक तो ये होगा कि हाँ ये राजा था, उसने ये काम किया, एक इस तरीके से पढ़ना होगा एनालिटिकल तरीके से कि क्या कंडीशंस रही होंगी, क्या सरकमस्टांसेस रहे होंगे कि उसको ये करना पड़ा, या फिर उसने ये चीजें की, उसने एक निर्माण कार्य करवाए। तो वो पढ़ने का अलग अलग एंगल वहां से डिसाइड होता है कि आप चीजों को किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, कि आप सीधे फैक्ट्स या डेट रट के निकलना चाहते हो, या फिर आप जानना चाहते हो कि क्यों, कब, क्यों, कैसे। तो वो डिपेंड करता है उस चीज पे। अच्छा, जब आपने तैयारी शुरू की तो आपका पहला कदम क्या था तैयारी के नाम पर, जी कि सर। जो सबसे पहले काम आपने किया? जी सर। सर सबसे पहले मेरे माइंड में क्लियर था कि इसमें आरएस की जो परीक्षा है उसमें मेन जो रोल होता है वो मेंस एग्जाम का होता है। कि आप प्री तो चलो कि ये है कि कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके मार्क्स एड ऑन होंगे नहीं। तो मेरा ये था कि मेरे को मेंस के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने थोड़ा उसमें आंसर राइटिंग पे, स्पीड पे ध्यान दिया, थोड़ा अपनी राइटिंग स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, या फिर एक कहूँ कि मैं खुद अपनी गलतियों से सीखा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में फैक्ट्स से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ कि फैक्ट्स को ना तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि इस मेंस में इस अटेम्प्ट में मेरी थोड़ी रैंक पीछे रह गई। अदरवाइज अगर मैं फैक्ट्स पे थोड़ा कम ध्यान देता और थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ता तो शायद मेरी रैंक ऊपर भी आ सकती थी, अंडर 150 200 भी आ सकती थी। तो कहीं ना कहीं उसका मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी महत्व होता है। ये चीज़ मुझे पता थी जब मैं स्टार्टिंग इसमें जर्नी के अंदर आया कि मुझे मेंस पे बहुत अच्छा अच्छा फोकस करना है, आंसर राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें ध्यान दिया, बट ये थोड़ा हो गया कि मैं फैक्चुअल पार्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा चला गया बजाय एनालिटिकल पार्ट के, लेकिन वो चीज़ अब मैंने थोड़ा रियलाइज़ की है।
और होप्स मैं इससे आगे ध्यान दूंगा और रैंक को इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। ये तो आपकी यात्रा का बड़ा आखिरी पड़ाव आ गया। जी मैं सर। बात कर रहा हूँ शुरुआत की, जब आपने शुरू किया था जी तो सर। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की? 12वीं की क्लासें किताबें पढ़ी आपने, एनसीईआरटी पढ़ा, जी सर। या कोई कोचिंग गए, या कोई क्या किया था आपने? सर एक्चुअली जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे था, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, देन मैं विकास गुप्ता सर से वहाँ मिला था। तो एक विकास सर के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कभी एक टीचर स्टूडेंट वाला फील नहीं कराते हैं। तो एक एज एन मेंटोर या एज एन फ्रेंड फिगर टाइप में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला था जब आर एस 2023 की वैकेंसी आई थी कि यार मुकुल, मेरे कहने से एक बार आर एस का एग्जाम दे। उस टाइम तक मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं आर एस के एग्जाम में दूंगा, इसके लिए अप्लाई करूंगा। सर ने कहा था कि मेरे कहने से एक बार एग्जाम दे। मैंने कहा सर मुझे तो राजस्थान जीके का कोई आइडिया नहीं है, इंडिया जीके को मैं पढ़ता आ रहा हूँ। इंडिया जीके के लिए मैं, जैसे मैं ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ रहा था, हिस्ट्री के लिए ऑथेंटिक बुक्स आती हैं वो पढ़ रहा था, वो सब। तो सर ने बोला कि मेरे कहने से एक बार दे, राजस्थान जीके मैं बताता हूँ ऐसे पढ़, मैथ रीजनिंग अपनी कवर कर, इकोनॉमिक सर्वे की मेरी क्लासेस रहेंगी वो देखना, करंट अफेयर्स की मेरी क्लासेस रहेंगी वो देखना, और उसके अलावा जो तेरा इंडिया का पोर्शन है वो कवर कर ले, एग्जाम प्री नहीं रुकेगा। और उसके बाद मेंस की बात की जाए तो मेंस में बोले कि मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कैसे क्या सब्जेक्ट पढ़नी है। ऑथेंटिक बुक्स का बात हो जाए, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी के लिए 6th-12th की एनसीईआरटीज हो गई, और अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स की बात की जाए तो ऐसे स्पेसिफिकली किसी कोचिंग के नोट्स के ऐसा कुछ उन्होंने रिकमेंड नहीं किए थे मेरे को। उन्होंने बोला था कि अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ, क्योंकि सेल्फ अपने खुद के नोट्स बनाने की जितनी अच्छी आदत डालोगे आप, उतना बेहतर होता है एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए। तो सर ने मुझे उसमें पुश किया, देन मैं इसमें जर्नी में आया, पहला मेंस नहीं हुआ, रोते रोते सर को फोन किया कि सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरा हो गया ऐसे करके। सर ने बोला अरे तो क्या हो गया, तो एक ही तो अटेम्प्ट दिया है। एक मैंने कितने यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट दे लिए, मेरे कितने बार फेलियर देखा है मैंने, एक अटेम्प्ट में घबरा गया। तो कहीं ना कहीं हाँ यार, कि एक पुश तो और बनता है, खुद को एक मौका देना चाहिए, इतना जल्दी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैंने कहा सर मुझे तो आप अपने उस शरण में लो, मुझे आप जो बताओगे, जिस तरीके से गाइड करोगे। एक होता है कि आपके पीछे किसी का हाथ हो ना, कि आप इंसान आप पे पूरा भरोसा करता है, तो आपको एक मोटिवेटेड होता है कि यार सामने वाला मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो कुछ तो बात होगी, कहीं ना कहीं तो मैं उस सक्सेस को प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो चीज मेरे लिए बहुत मोटिवेशन वाली बात थी कि सर मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो यार कुछ करना है। उसके बाद मैं सैरविक एकेडमी के थ्रू विकास सर के साथ जुड़ा, प्री के टाइम से ही, इस वाले 2024 के अटेम्प्ट की बात की जाए, प्री के टाइम से ही वो सर ने कोर्स लॉन्च किया था, तो टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहा था साथ के साथ में। देन मेंस का स्टार्ट, जब मेरा प्री क्वालिफाई हुआ तो सर को मैंने पहला कॉल किया, सर मेरा ऐसे प्री में मार्क्स आ रहे हैं और अब मेंस के टाइम पे मैं तो आ जाऊंगा, अब तो मेरे को अपने चाहे फ्लैट पे रखो चाहे कहीं रखो, मेरे को मेरा मेंस निकलवाना है आपको, ऐसा करके। सर ने बोला ठीक है, हम लाइब्रेरी प्रोग्राम चालू हम्म। कर रहे हैं, उसके अंदर आना, बढ़िया पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी प्रोग्राम चालू हुआ। मेरा ये मानना है कि सर अगर मैं लास्ट टाइम की तरह अगर मेंस का प्रिपरेशन कर रहा होता, शायद मैं इतना इम्प्रूव नहीं कर पाता, और शायद मैं मेंस नहीं निकाल पाता जितना उस लाइब्रेरी प्रोग्राम से मेरे को फायदा हुआ था। उसमें डेली आंसर राइटिंग कर रहा हूँ मैं, कोई भी डाउट्स हैं मेंटोर हैं उनसे पूछ रहा हूँ। और विकास सर का इतना कंफर्ट वो था, कंफर्ट जोन था, कि विकास सर ने बोल रखा था कि कभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, इनफैक्ट किसी टीचर से रिलेटेड भी डाउट है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, उस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, तुरंत कॉल करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई टीचर इतना आपके लिए अवेलेबल होगा। मैंने सर को रात को 12:30 बजे भी कॉल किया है, मैसेज किया है, सर ने तुरंत रिप्लाई दिया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके हित में होती है कि आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हो, जिस टीचर से जुड़े हुए हो, वो आपके लिए इतना अवेलेबल है कि आपके डाउट्स कभी भी सॉल्व कर सकते हो उनके पास जाके आप। तो ये जर्नी में विकास सर का बहुत योगदान रहा, मैं स्पेसिफिकली उनको मेंशन करना चाहूंगा, लिटरली इस तरीके से। अच्छा, आपको तो ये मिल गए बाय चांस। जी सर। जो बच्चे जयपुर आते हैं तैयारी करने के लिए, इतने सारे कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके अपने एडवर्टीजमेंट हैं, बोर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, सारे के सारे। तो एक बच्चा जो कुछ नहीं जानता, वो कैसे तय करे कि किस मेंटोर के पास जाना है, किस कोचिंग में जाना है, किस इंस्टीट्यूट में आना है? उसके लिए ये कैसे तय करने का तरीका हो? जी सर। सर अगर बात की जाए कि उसको किसी कोचिंग को ज्वाइन करना ही है,
पहले तो ये ऑप्शन हो सकता है कि वो बच्चा खुद से एक बार ऑथेंटिक बुक, जैसे ऑथेंटिक बुक्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी की बात करता हूँ। कहीं ना कहीं हम 11th 12th क्लास या उससे पहले ही क्लासेस में एनसीईआरटी को पढ़ के आए होते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हाँ एनसीईआरटी को पढ़ने जाएंगे तो इतना ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही चीज़ें, हमें कहीं ना कहीं समझ में आती हैं। तो एक बार उनको पढ़ने, खुद से पढ़ने की कोशिश करें। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, वो सेल्फ स्टडी करके या खुद से पढ़ के चीज़ों को कवर करता है, वो हो गया। एक दूसरा उसको अगर कोचिंग ज्वाइन करनी ही है, देन ये देखा जाता है कि जो जेन्युइन रिजल्ट है, कि अगर किसी कोचिंग से अगर जेन्युइनली रिजल्ट आ रहा है, कौन सी कोचिंग इतने अच्छे टैलेंट को प्रोड्यूस कर रही है, इतने अच्छे सिलेक्शंस दे रही है, तो कहीं ना कहीं वही मैटर करता है। वो एक डाटा शीट मैटर करती है कि हाँ इस कोचिंग ने लिटरली इतने सिलेक्शन दिए हैं, इतने बच्चे यहाँ से निकले हैं। और सिर्फ बात सिलेक्शन की नहीं है, उस बच्चे की पूरी जर्नी में किसी कोचिंग का कितना योगदान रहा है उस बच्चे को पूरा ग्रो करने में। जैसे कोई 12th क्लास का बच्चा सीधा कोचिंग में आता है, देन वो कितना ग्रो हुआ है उस कोचिंग के थ्रू, कितने उसमें चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में अगर आप जाओ तो ये चीज़ें देखी जाएं कि हाँ उस कोचिंग का एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में कितना योगदान रहता है। अच्छा, आपने कहा कोचिंग का रिजल्ट देखा जाए, लेकिन रिजल्ट हम जो देख रहे हैं उसमें तो ये भी आ रहा है कि एक एक कैंडिडेट पे ज़्यादा कोचिंग्स क्लेम कर रहे हैं। जी सर। तो फिर बच्चा कैसे पहचाने कि किस कोचिंग का क्लेम सही है, किस कोचिंग का क्लेम सही नहीं है? जी सर। सर ये तो स्टार्टिंग से यूपीएससी की बात की जाए, आईपीएससी की बात की जाए, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इनफैक्ट ये आईआईटीज में और नीट वगैरह में भी देखने को मिलता है कि कोचिंग एक बच्चे पे काफ़ी सारी कोचिंग क्लेम करती हैं। लेकिन सर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जैसे अगर कोई बच्चा किसी फील्ड में जाना चाह रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई सीनियर होगा या फिर कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड होता है कि जो आपको जेन्युइन एडवाइस दे सके, जिसने आरएस की प्रिपरेशन कर रखी हो। मिल जाता है कि अगर किसी फ्रेंड का फ्रेंड है या फिर फैमिली मेम्बर में कोई है, तो कोई ना कोई इतना मिल जाएगा आपको जो जेन्युइनली आपको एडवाइस दे सके कि हाँ आपके लिए ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है जिसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो, इनफैक्ट वो सिलेक्ट हुआ भी हो नहीं हुआ हो, उस कोचिंग से पढ़ा हुआ है, पूरा बैच लिया है, सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ वो उसकी किस्मत है, ठीक है। वो अगर आपको आपकी जेन्युइनली आपको अगर बात बता सके, अगर आपको जेन्युइनली एडवाइस दे सके, तो आप उससे पूछो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 1.5 साल के या 1 साल के, आपने जो आपकी जर्नी रही उसमें बैच में, आपने उसमें क्या सीखा, आप में क्या क्या चेंजेस आए, और कितना इफेक्टिव हो सकता है मेरे लिए वो उस कोचिंग का जाना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हेल्पफुल चीज़ हो सकती है उस बच्चे के लिए। अच्छा, क्या जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो, कैंडिडेट्स भी अपने इंटरव्यूज देते हैं, तो क्या वो चीज़ें भी देखी जा सकती हैं कैंडिडेट के खुद के मुंह से कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं, या फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसमें ये देखना कि किसी इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली क्या मेंशन किया है, किस प्रोग्राम में थी, किस मतलब किस तरह के प्रोग्राम में आकर के, किस कोर्स में आकर के इन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या ऐसी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं? जी सर, देखी जा सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल क्या है कि कोचिंग वाले स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हैं। वो सीधा कि रैंक फर्स्ट या रैंक थर्ड हमारे यहाँ से आई है, रोल नंबर डाल दिया, बच्चे का नाम दे दिया, कोचिंग का लोगो दे दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन करके बात खत्म। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हैं कि आपके फाउंडेशन बैच के थे या प्री बैच के थे, मेंस इंटरव्यू गाइडेंस जैसे। जैसे विकास सर का अगर मैं बात करूं पर्सनली, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हूं तो मुझे और किसी का हम्म। आइडिया है नहीं, मैं उनकी बात करूं तो सर ने बोला था कि अपन सिर्फ उन्हीं को क्लेम करेंगे, सिलेक्शन वालों को, जो हमारे साथ पूरे टाइप से जुड़े हुए थे। चाहे बात की जाए मेंस टेस्ट सीरीज की बात की जाए, मेंस कॉम्बो कोर्स की बात की जाए, लाइब्रेरी प्रोग्राम की बात की जाए, तो मतलब पूरी तरह से जुड़े हुए थे। सिर्फ उन्हीं को क्लेम करेंगे क्योंकि उन्होंने उन्हीं पे मेहनत करी है। जो सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पर आए थे, वो शायद किसी और कोचिंग से हो या फिर सेल्फ स्टडी की हो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारे साथ नहीं जुड़े थे। तो विकास सर का ये कहना था कि नहीं, हम उन्हीं को अपना उन्हीं पे क्लेम करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आप बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हो इन चीज़ों हम्म। को, तो बच्चा भ्रमित नहीं होगा इन चीज़ों को लेके। आप कि हाँ वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ भाई इसकी जर्नी ये रही है, यहाँ से पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ी है इसने, तो वो डिसाइड कर सकता है कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी सही है या नहीं, ये कोचिंग या ये टीचर मेरे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। तो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, वो बहुत अच्छी चीज़ रहती लगी। अच्छा, वापस से परीक्षा पे आते हैं। आपने जी सर। पिछली वाली एग्ज़ाम जो था वो दिया था और आपने ये वाला एग्ज़ाम दिया, क्या इन दोनों एग्ज़ाम्स के पैटर्न में कोई बदलाव देखने को मिला आपको? जी सर। सर कहीं ना कहीं आरएस का जो एग्ज़ाम है वो टफ हुआ है। मीन्स टफ मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अब तक जो बच्चों को आदत पड़ी हुई थी ना कि सीधे सीधे जो आप पढ़ रहे हो कोचिंग के नोट्स में, वो सीधा सीधा अपने मेंस में आ रहा है, लिख के आ रहे हैं, कट ऑफ अच्छी खासी जा रही है, ठीक है, तो वो चलता आ रहा था।
23 वाले में थोड़ा पैटर्न आरपीएससी ने चेंज किया, थोड़ा टफ किया पेपर को, फिर भी कोच काफी हद तक पार्ट कोच जो थे क्वेश्चंस वो कोचिंग के नोट से ही आए थे, तो फिर भी ठीक ठाक था। लेकिन इस बार जो आरपीएससी ने मेंस का पेपर इस तरीके से सेट किया कि प्रॉपर एनालिटिकल वे में, आप कोचिंग के नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते। आप बिना आंसर राइटिंग को सीखे आप आंसर लिख ही नहीं सकते। अब तक क्या था कि 2023 से कहूँ या फिर उससे पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे कि जैसे गुप्त काल में विज्ञान के साहित्य में क्या योगदान था, वैज्ञानिकों का क्या योगदान था, या फिर अशोक का क्या योगदान रहा, अशोक के द्वारा किस क्या निर्माण कार्य कराए गए, और तो इस तरीके सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। अब उसने आरपीएससी ने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया, थोड़ा थोड़ा यूपीएससी की तरफ गए, एनालिटिकल वे में क्वेश्चन पूछना चालू किया है। तो आप सीधे सीधे बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए आप आंसर लिख ही नहीं सकते। कोई सवाल याद आ रहा है आपको, ऐसा प्रश्न कोई? सर अभी एग्जैक्टली तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये है कि सीधे सीधे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछने वाले अब वो। तो उसमें ये है कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। तो आप बिना प्रैक्टिस करे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करे, बिना चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में पढ़े, आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए कट ऑफ इतनी कम गई थी, 208 कट ऑफ गई थी जो इस बार। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न था, क्योंकि अब तक बच्चों को प्रैक्टिस ही वही थी कि सीधे सीधे आंसर क्वेश्चंस आएंगे, सीधे सीधे आंसर लिख के आने हैं। तो मैं मानता हूँ कि मैं कट ऑफ से ऊपर इसलिए था क्योंकि इस बार मैंने जो मेंस आंसर राइटिंग की थी, जो सैरेमिक एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा योगदान रहा कि आप देख सकते हैं कि कॉपीज अपलोड की गई हैं टेलीग्राम चैनल पे सर के। क्वेश्चंस भी सीधे सीधे नहीं थे, और सर ने जो प्रैक्टिस कराई थी कि हर क्वेश्चन के 2 से 3 तरीके के डायमेंशंस हो सकते हैं, इस तरीके से लिखो, उस तरीके से लिख के देखो, आप पॉइंट्स फॉर्म में लिखो। जैसे एथिक्स का कोई क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल दो आप। कोई भी क्वेश्चन है कि किसी भी प्रशासक का क्या क्या नैतिक मूल्य होने चाहिए, क्या प्रशासन में योगदान हो सकता है उसका, तो हर कोई भी आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, ठीक है, जैसे वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसके अंदर अनासक्ति होनी चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल लिखो कि इस आईएएस ने ये काम किया है, इसका एग्जाम्पल लिख दिए। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज थी जिसने मार्क्स बूस्ट करने का काम किया। मैं इस तरीके से एग्जाम में लिख कर आया। तो कहीं ना कहीं आजकल जो बच्चों को अपने पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो पुरानी अप्रोच थी वो अब काम नहीं आएगी। अब मेंस के अंदर एक नई अप्रोच के साथ एक एनालिटिकल तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या मीडियम भी मायने रखता है, हिंदी इंग्लिश, या पुरानी बात है ये, अब आप किसी भी मीडियम से हों, आपका अगर आंसर ठीक है तो चांसेस हमेशा रहेंगे आपके, ऐसा कुछ है? सर यूपीएससी में कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है कि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा अपर एंड रहता है, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट की थोड़ी कमी रहती है। बट आरएस के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल इक्वल रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले थोड़ा था कि राजस्थान जीके का जो कंटेंट था वो कहीं ना कहीं हिंदी में थोड़ा अच्छे से अवेलेबल था, इंग्लिश में थोड़ा उसकी अवेलेबिलिटी कम थी। लेकिन आजकल इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉपर कंटेंट मिल जाता है। आप चाहे किसी बुक स्टोर में जाके चले जाओ, कोचिंग के नोट्स हैं सारे, जैसे सैरेमिक एकेडमी के अभी अपडेटेड नोट्स हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के या राजस्थान ज्योग्राफी के हैं, वो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं लिटरली। कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बिल्कुल ऐसा फील नहीं करेगा कि मेरे को राजस्थान जी की कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है। तो वो चीज़ बहुत पुरानी हो गई है कि मीडियम आरएस के अंदर इतना मैटर करता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। पहले होस्ट बोल सकते थे कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा अपर एंड था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा नोट्स की अवेलेबिलिटी कम थी राजस्थान जीके के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, उनको भी प्रॉपर अवेलेबल रहते हैं नोट्स। तो अभी ये फैक्टर बिल्कुल भी अच्छा, कुछ इंटरव्यूज में टॉपर्स कह रहे हैं कि जो आप कॉपी आंसर लिखने की बात कर रहे थे, कि एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आंसर चेक करने में, ऐसा कुछ है या कोई ट्रेंड है क्या अभी? सॉरी सर, मेरे को इसलिए इसका आइडिया नहीं है। अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि कोई टीचर है वो एक टीचर एक क्वेश्चन चेक कर रहा है, कोई कह रहा है कि अपने बच्चों से चेक करवा लेते हैं। अलग अलग अफवाहें सुनने को मिलती हैं, अलग अलग बातें हैं। कोई बोलता है कि मेरे कम मार्क्स इसलिए दिए, अपनी वाइफ से लड़ लिया, वो कॉपी चेक करने से पहले फ्रस्ट्रेट हो रखा था, मेरे को कम मार्क्स दे दिए उसने। किसी कोई बोलता है किसी यंग बंदे के पास मेरी कॉपी गई तो वो थोड़ा शार्प था, उसने ढंग से चेक करी। कोई बोलता है किसी ओल्ड पर्सन के पास कॉपी चले गई, उसको आंखों से दिखता ही नहीं था, उसको मेरे क्वेश्चन ही नहीं देखा, मैंने आंसर लिख रखा था सही, उसने मेरे को 0 नंबर दे दिया। तो अलग अलग अफवाहें चलती रहती हैं। तो एग्जैक्ट क्या है मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जैसे सर? जो आंसर्स आप लोग प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम से पहले, तो उसमें क्या एआई की मदद ली जा अच्छा रही है सही क्या? सर। हाँ सर बिल्कुल। मैं जैसे मैं मेंस के टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो चैट जीपीटी का अच्छा खासा यूज़ किया था मैंने। कि कोई भी चीज़, कोई टर्म मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि हाँ यार ये क्या है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, वो वर्ड मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा कि यार मेरे को थोड़ा जानना है इसके बारे में,
तो आप एआई पे डालो, चैट जीपीटी पे डालो, उसके बारे में प्रॉपर डेप्थ में, और आपको वो कहीं ना कहीं आपको पूरा डेप्थ के अंदर वो जाके देता है। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आप बार बार पूछो, तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्पफुल रहता है। लेकिन आप प्रॉपर भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी गलतियां रहती हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, तो पूरा डिपेंडेंट नहीं रहा मैं। लेकिन काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा चैट जीपीटी मेरे लिए, अगर बात की जाए मेंस की जर्नी की। अच्छा, और नोट्स की अगर बात करें तो सिरेमिक के नोट्स आपने पढ़े, तो इनके नोट्स कैसे अलग हैं बाकी के नोट्स से जो जी सर। मार्केट में अवेलेबल हैं उससे? जी सर। सर मैं अगर बात करूं बाकी के नोट्स जैसे मैंने पढ़े हैं, उसमें क्या होता है कि आप प्री और मेंस का कंटेंट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम्म। कि जैसे आप प्री के लिए पढ़ने जा रहे हो, तो आप फर्क ही नहीं पता लगा पा रहे हो कि मैं एग्जैक्टली पढ़ूं क्या, क्योंकि प्री के अंदर तो फैक्चुअल डिमांड होती है, इतना आपने वो डेप्थ में नहीं पढ़ना होता। उसमें नोट्स इस प्रकार से डिफरेंशिएट ही नहीं हो रखे होते कि ये प्री के लिए पढ़ लो, ये स्पेसिफिकली मेंस के लिए पढ़ लो। लेकिन विकास सर के नोट्स में ये चीज़ प्रॉपर मेंशन कर रखी है कि ये चीज़ प्री के अंदर है तो इसको पढ़ना है, ये मेंस के अंदर है इसको नहीं पढ़ना है। जैसे आपने इंडियन पॉलिटी की अगर आपने बुक की बात की जाए, सैरविक एकेडमी की, तो उसकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि ये टॉपिक आर एस प्री के अंदर है तो आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आर एस मेन्स के अंदर है आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। और मेंस के अंदर अगर कोई टॉपिक है तो उसका प्रॉपर एलोरेट कर रखा है, उसको पूरा डेप्थ में पढ़ा रखा है उसको, तो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर रखा है। प्लस उन्होंने जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको वो गारंटी लेते हैं विकास सर कि ये जो ऑथेंटिक बुक्स के नोट्स हैं वो सारे मेरे नोट्स के अंदर मिलेंगे, ऑथेंटिक बुक्स के जो भी नोट्स हैं इससे बाहर जाएंगे ही नहीं। अब वो बंदे जो सर हैं वो इतना क्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिसोर्सेज उठाए हैं, उनको पढ़ा है, उनको कहीं ना कहीं अपने नोट्स के अंदर यूज़ किया है, तो वो ऐसे तो क्लेम करेंगे नहीं। और मैंने पर्सनली पढ़ के देखे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी थे काफ़ी जो सिलेक्ट हुए हैं अभी, हम सब लोगों ने पढ़े थे नोट्स। एथिक्स के नोट्स की बात की जाए, पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के इससे बेहतरीन नोट्स आपको मिल ही नहीं सकते। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप इंडियन पॉलिटी वो पढ़ते हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो लक्ष्मीकांत पूरा ग्रंथ है, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना व्यवस्थित तरीके से इतना एक एक चीज को समराइज करते हुए या फिर एलोरेट करते हुए आपको सिचुएशन के हिसाब से कि प्री या मेंस की है या किस जो भी है, तो प्रॉपर व्यवस्थित नोट्स बना रखे हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है सैरविक एकेडमी की। अच्छा, आप किसी और कोचिंग में आप कह रहे हैं कि गए नहीं, कोई और किताबें आपने ज़्यादा प्रेफर की नहीं, तो कैंडिडेट में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि करेंगे तो यहीं से करेंगे, पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे? सर अगर एज एन कैंडिडेट मैं अपनी बात करूं, तो आप जब जैसे मैंने विकास सर से पॉलिटी पढ़ी थी बात की जाए, या फिर करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, जो आप चीज़ों को याद करने लगते हो, चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, तो आप टीचर से कनेक्ट करते हो। और आप टीचर से कनेक्ट करते हो तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो कि हाँ यार, ये जो पढ़ा रहे हैं ना वो सच में मेरे काम का है, या फिर उस चीज़ को मैं एग्जाम में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप टीचर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो आपके नहीं समझ में आएगा। तो एक कनेक्शन बहुत मैटर करता है। तो विकास सर के पढ़ाने में सबसे अच्छी चीज ये है कि एक स्टूडेंट जो उनसे कनेक्ट कर पाता है, कि पर्सनली कनेक्ट कर पाता है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहा हो चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा हो, चीजें अपने आप याद होती हैं उसे। जैसे सर इकोनॉमिक सर्वे पूरा ऐसे पूरा अपने देसी लैंग्वेज में ऐसा घोटाया था, ऐसा घोटा था लोग बच्चों ने, कि उनको नींदों में भी याद था कि हाँ ये डाटा है, ये फैक्ट है, इस तरीके से ये स्कीम्स हैं। ऐसे करंट अफेयर्स की बात की जाए, पॉलिटी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत मैटर करता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, जो कि हर टीचर हर स्टूडेंट के साथ नहीं कर पाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर वापस अब परीक्षा पे आते हैं, जी तीसरे सर। चरण पे इंटरव्यू जो था, आपको कुछ सवाल याद है आपके इंटरव्यू के? जी सर। कोई दिलचस्प अगर एक दो सवाल आप बताना चाहें? जी सर। तो सबसे पहले तो मैं जैसे इंटरव्यू में गया था, तो मेरे से पहले क्या है, कोई पतला लड़का गया होगा, तो मैं थोड़ा भी हेल्दी हो रखा था, तो वो आते से मेरे को बोलते हैं सर कि अरे यार, तुमसे पहले तो एक बहुत पतला सा लड़का आया था, तुम इतने हेल्दी हो रखे हो। मैंने कहा सर हाँ, थोड़ा मैं ऐसा हेल्दी हो रखा हूँ। हेल्दी क्या, मोटे हो रखे हो तुम तो यार। मैंने कहा हाँ सर, मोटा हो रखा हो। मैं थोड़ा मैंने की थोड़ा कवर करने की कोशिश की। मैंने सर, मेरा 1.5 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा आवाज में दर्द लाके। विकास सर ने मेरे को बोला था कि हाँ, हो सके जितना तुम थोड़ा अपना जो पर्सनल लाइफ का है थोड़ा उसमें यूज करना, जो तुम करते हो नॉर्मल लाइफ में, ऐसा करके। मैं सर, मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था 1.5 महीने पहले, मैं बेड रेस्ट पे था, तो 20 kg उसमें बढ़ गया 1 1.5 2 महीने में अभी, ऐसा करके। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। फिर बोलते हैं कि बीच इंटरव्यू में कि अच्छा, आप एक बात बताओ, आप घोड़े पे बैठना चाहोगे या हाथी पे बैठना चाहोगे? अब मुझे लगा यार थोड़ा इसमें क्या ही बोल सकता हूँ, तो फिर मैंने कहा, जिस पॉइंट पे उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही वो किया था कि आप हेल्दी हो रखे हो,
तो मैंने कि इसे भी घुमाया जाए, तो मैंने कहा सर अभी मैं तो हाल फिलहाल जैसी मेरी स्थिति है मैं हाथी पे बैठूंगा, घोड़े पे बैठूंगा तो घोड़ा दब जाएगा, ऐसे करके। तो एक बढ़िया अच्छा हम्म। लाइट माहौल हो गया था इंटरव्यू के अंदर। बाकी सीरियस क्वेश्चन ही पूछे थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर काफ़ी इंटरव्यू चला था कि उनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, क्या उनका योगदान रहा था रियासतों के एकीकरण में। इसके अलावा मेरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे काफ़ी। तो बहुत बहुत फ्रेंडली माहौल था ऐसा। आ, इतना चिल रहा था पूरा टाइम पे, बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, बहुत अच्छा माहौल था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू का। अच्छा, कोई ऐसा सवाल जो बिल्कुल ही आपको लगा हो कि ये तो बाउंस गया, अब इसमें तो सॉरी बोलना पड़ेगा? था उसमें मतलब कि अब उन्होंने पूछा था कि किस राइटर ने ये बोला था या फिर किस जने ने ये बोला था, बंदे ने बोला था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम बनना चाहिए था, और कौन सी बुक के अंदर लिख के बोला था। अब इतना तो नहीं पढ़ते हैं एक एक राइटर की बुक मालूम हो कि किसने बोला था, किसने क्या किया था, क्योंकि इतने सारे राइटर्स लिखते हैं कि भाई पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं काफी सारे। तो मैंने सॉरी सर मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बोले थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। मैंने कि सॉरी सर, अब उसमें अब ब्लंडर नहीं कर सकते, ब्लफ नहीं खेल सकते कि आप किसी राइटर का नाम दो शायद से ये, तो उनको वो पकड़ते हैं कि आप फालतू का ब्लंडर कर रहे हो या ब्लफ मारने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे बचने के सीधा सॉरी बोल दो। हर चीज हमको नहीं मालूम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज थी कि मैं उसमें सही सॉरी बोल के निकल लिया, तो ज्यादा मेरे पे वो खिंचा नहीं ज्यादा चीज, नहीं तो अगर मैं ब्लफ मारता शायद वो चीज खिंच सकती थी और मेरे नेगेटिव उसमें जाती। अच्छा, आपने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया जी सर। आपने, तो कितना आसान या मुश्किल हो जाता है एक मैथ्स स्टूडेंट के लिए जिसने ग्रेजुएशन भी अपनी मैथ्स में इंजीनियरिंग में किया है, आरएस जैसा एग्जाम जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स जी सर। ज़्यादा, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो एक डिबेट है जो चलती रहती है कि साइंस बैकग्राउंड के लोग आकर के इसको ख़त्म कर रहे हैं, इस जी सर। वैकेंसी पोस्ट जो है उनको बहुत सारी ले रहे हैं, तो इस डिबेट को आप कैसे देखते हो? सर मेरा ये मानना है कि हम जो मैथ साइंस वाले होते हैं ना, थोड़ा रट्टू तोते की संज्ञा दी जाती है हम लोगों को कि रट्टू तोते टाइप के होते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है कि कोई नई सब्जेक्ट हमको मिल रही है ना, तो पहली बार में अगर वो समझ में भी नहीं आ रही है ना, तो उसको रट के निकाल देते हैं एक बार के लिए। और कोई बार कोई भी चीज अगर आप दो तीन बार आपके आंखों के सामने से निकल जाती है ना, तो एक पॉइंट के बाद समझ में भी आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है हमारे लिए कि रटने में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट नहीं कहूंगा, मतलब कि रटने में अच्छे होते हैं, कि चीज़ों को रट्टे होते हैं। जैसे मैंने तो बीटेक की हुई है, तो रात रात भर पहले पढ़ के एग्जाम देने जाते थे, क्योंकि पूरे टाइम तो पढ़ाई तो करते नहीं कॉलेज लाइफ में, कि थोड़ा हाँ चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो रात एक रात पहले पढ़ाई करनी है, पूरा एक बुक है अपने को, पूरा रट्टे मारना है रात को। तो एक रात में रट्टे मारे, अगले दिन जाके एग्जाम देके आए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि चीज़ें रटने में अच्छे हैं। तो एक जैसे ह्यूमैनिटीज की कोई सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी की बात हो जाए, जैसे इकोनॉमी कभी नहीं पढ़ी थी, कोई बिल्कुल अता पता नहीं था कि क्या होता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है। तो अगर पहली बार में समझ में नहीं आ रही चीज, तो उसको रटा, दो तीन दूसरी बार रटा, तीसरी बार रटा, तीसरी चौथी बार में समझ में आने लगा कि यार हाँ एग्जैक्टली चीज है, क्या है, क्या हो हम्म। रहा है ये। तो वो चीज थोड़ी हेल्पफुल हो जाती है हमारे लिए, थोड़ा पॉजिटिव वे में हो जाता अच्छा, इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विसेज की तैयारी का डिसीजन लेना, ये कैसे? है। सर थोड़ा मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरा इंजीनियरिंग का था ही नहीं। अब वो रिश्तेदार होते हैं कि अरे आपके बेटे की तो 12th में पीसीएम 95 है, इसको तो आईआईटी वाईआईटी भेजो, ये करो। उस टाइम एज थी 15 साल, तो अपना 15 साल के अंदर इतना डिसीजन नहीं ले सकते आप, डिसीजन मेकिंग की इतनी नहीं होती है। कि अरे रिश्तेदार, अरे इसको तो कोटा भेजो, कोटा भेजो, कोटा चले गए। कोटा के बाद उसमें जेई मेंस हो गया था। अरे इसका तो मेंस हो गया, एडवांस नहीं हो तो क्या हुआ, बीटेक तो कराओ, इसको बीटेक कराओ। किसी ने पूछा नहीं क्या करना था उस टाइम पे। ठीक है बीटेक के अंदर आ गए। फर्स्ट ईयर रो रो के निकाला कि नहीं हो रहा पापा मेरे से, नहीं होगा नहीं होगा। पापा बोले कोई नहीं, बस ये 3 साल और निकाल ले, उसके बाद जो तेरे को करना हो वो करना। तो मेरे को था कि मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल इसमें फील होता था कि मैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढूं, क्योंकि मैंने पापा ने मेरे आर एस 1996 का एग्जाम दिया था। तो बुक पढ़ी हुई थी पापा की, तो वो मैंने पढ़ी थी एक बार, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया उस चीज को पढ़ के कि यार पॉलिटी और हिस्ट्री यार मजेदार चीज तो है, पढ़ने में मजा तो आता है इन चीजों को। तो देन मेरा फर्स्ट ईयर के बाद से मेरा माइंड सेट क्लियर हो गया था कि यार 3 साल ये निकालनी है। अब रट के एग्जाम दूं चाहे कैसे भी दूं, 3 साल मेरे को बीटेक निकालनी है, पास करना है, बैक नहीं होनी चाहिए बस कोई भी। और उसके बाद मुझे उस फील्ड में ही जाना है। तो ये माइंड सेट मेरा सेकंड ईयर से ही क्लियर हो गया था, मुझे आरएस या यूपीएससी के फील्ड में ही जाना है मतलब। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है रिश्तेदार। ये किसी परीक्षा में भले ही ना आता हो, लेकिन जिंदगी में ये सबसे बहुत बहुत ज्यादा मतलब। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब जब आप
जैसे तैयारी कर रहे थे तब रिश्तेदार, जब आपने इंजीनियरिंग छोड़ दी, जैसे आप सिविल सर्विसेज में आए, फिर आप तैयारी कर रहे हैं 4-5 साल के लिए, ठीक है। फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पहला पेपर आप फेल हम्म हो रहे हैं, फिर आप अचानक से सेलेक्ट हो जाते हैं। हम्म। तो इस सब में रिश्तेदारों का जो रुख जो है वो कैसे बदला और उसको कैसे हैंडल किया जाए? मेरा सर पहला मेंस नहीं हुआ था, देन अब मुंह इससे पर। पीछे से बताइए, जब इंजीनियरिंग छोड़ के यूपीएससी आए। ठीक है सर। तो इंजीनियरिंग छोड़ी, यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो अब मुंह पे तो कोई नहीं बोलता है, सब पीठ पीछे बातें सुनने को मिलती हैं। अब मुंह पे बोले तो पता भी लगे, मैं उससे पूछूं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं, भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। सुनने को मिलती थी, अरे 10 लाख रुपए लगा दिए बीटेक पे, उसके बाद भी कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा, अब पैसे लगा के कोचिंग करवाओ इसको, क्या फायदा फालतू का बीटेक करने का, क्यों बीटेक करी, पहले बीएससी कर लेता, बीए कर लेता। अब जब तुम लोग ही मेरे को बीटेक के अंदर डाल रहे हो, तुम लोगों ने मेरे को बीटेक करवाई है, तो अब तुम लोग ही बोल रहे हो कि बीए बीएससी कर लेता। तो स्टार्टिंग से इन चीजों को हैंडल करता है, हैंडल तो क्या, मैं तो एक कान से सुनता हूँ दूसरे से निकालता हूँ। ये तो इसके अंदर आया, यूपीएससी के अंदर आया, देन वो आरएस का मेंस दिया, मेंस नहीं हुआ, पहला वाला 23 वाला। तो अरे उनको उसको वहाँ पे 6,000 रुपये का रूम लेके रह रहा है, इतने बढ़िया 15,000 रुपये महीने के देते हुए इसको एक मेंस नहीं निकला, इससे बताओ। हमको तो पहले ही पता था ये पढ़ने में वहाँ पे अय्याशिया करता होगा, वहाँ पे घूमता फिरता होगा, स्कूटी दे रखी है इसको, ये करता होगा वो करता होगा, 10 बातें सुनने को मिली। ठीक है, पर पापा का मेरा ये था, पापा मेरे को हमेशा से एक बात बोलते थे, किसी की नहीं सुननी। इनफैक्ट तेरी मम्मी भी, तेरे मैं भी इनफैक्ट तेरे को कभी कुछ बोल दूं कि भाई कि तेरे से नहीं क्यों नहीं हो रहा, नहीं सुननी है, खत्म बात। तेरे को जब तक तू सिलेक्ट नहीं हो जाए, जब तक तू जो चाहता है वो मिल नहीं जाए, तेरे को तो लगे रहना है, मैं हूँ पीछे तेरी बैकिंग पे, मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी तेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो पापा मेरा मतलब एक एक मेरे लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह थे हमेशा से, कि मतलब पापा की एक लाइन बोलते थे पापा हमेशा से, कि तू चाहे तो पत्थर फोड़ के खा सकता है। और मेरे को स्टार्टिंग समझ में नहीं आती थी, मैंने कहा यार पत्थर फोड़ के खाना मतलब, उस रिलेट करने की कोशिश नहीं करता था पहले उस चीज को। तो कहीं ना कहीं वो चीज बाद में समझ में आई। जैसे अब वही रिश्तेदार जब ये सिलेक्ट हो गया, हमें तो पता था, मुकुल की मम्मी, हमें तो पता था ये तो निकालेगा, इतना होनहार बच्चा है आपका, देखो स्टार्टिंग से 12th में इतनी परसेंटेज, बीटेक भी हो गई, एक बार सेकंड टाइम में से निकाल दिया, हमको तो पहले पता था नाम रोशन करेगा। बेटा वो आंटी को भूल मत जाना, आंटी का कोई भी काम पड़े तो तेरे को देख ले, आंटी को ये मत बोलना कि अरे मैं तो जानता ही नहीं, अब तो नंबर चेंज कर दे। तो ये रिश्ता लोगों के तो ये चलते रहते हैं, इनके कब रंग बदल जाते हैं कब पता नहीं चलता। तो ये चीजें तो मैं देखता आया हूँ काफी सालों से, तो आदी हो चुका हूँ। अच्छा, जब वो पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें नहीं लगेगा कि लड़के के रंग बदल गए अफसर बनने के बाद? अब देखो, जितना मैंने उनको झेला है था, थोड़ा बहुत तो उनको भी झेलना पड़ेगा, थोड़े बहुत उनको भी रंग बदलते हुए देखने पड़ेंगे, उनके भी काफी रंग बदलते हुए मैंने देखे हैं। तो आप भी थोड़ा तैयार रहना उस चीज के लिए। अच्छा, ऐसा। ठीक है। अब अब परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, नतीजा आ गया। जी सर। अब एक जो बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि बच्चे परीक्षा तक की तो तैयारी कर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद उनको क्या करना है सर उस बारे में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं होती है। क्या आपको कुछ ऐसा इल्म है कि हम अब जिम्मेदारियां आएंगी तो क्या, कैसे, क्या डिपार्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? कुछ कोर आपने सोचे हों कि मैं कम से कम ये तो नहीं ही करूंगा या ये मैं हर हाल में करूंगा? ऐसा कुछ प्लान किया है आपने या ट्रेनिंग होगी उसके बाद सोचेंगे? सर एक्चुअली अभी जो मेरी रैंक आई है उस अकॉर्डिंग ये है कि कोई पोस्ट तो 200% मिलनी ही मिलनी है। तो बट मैंने अभी उस कैलकुलेशन नहीं लगाई कौन सी पोस्ट मिलने का या नहीं है। मेरा यह है कि कोई भी पोस्ट मिल जाए, मेरे को तो अपना 100% देना ही है। साथ के साथ मेरा यह है कि मुझे साथ के साथ अगले अटेम्प्ट को भी मतलब ट्राई करना है, मेरे को अपनी रैंक इम्प्रूव करनी है। तो वो मेरे माइंड में है कि कोई भी पोस्ट मिलती है तो मैं उसको लूंगा, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगी, ट्रेनिंग फेज कंप्लीट होगा, देन ज्वाइनिंग होगी, बट साथ के साथ पैरेलल में प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको प्रॉपर एसडीएम या फिर आपको जो ड्रीम जॉब, ड्रीम सर्विस थी, वो आपको एलोकेट हुई है, देन ओके, आप ट्रेनिंग करो, काम सीखो, अपना 100% उसमें दो। अब वो अपने जो प्राइवेट लाइफ हो, अपनी जो पर्सनल लाइफ है और जो अपनी पब्लिक लाइफ है, उन दोनों को मेंटेन करते हुए चलो, हैप्पीली रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपको पोस्ट चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है, देन आप पैरेलल में तैयारी करते रहो, रैंक इंप्रूव करो अपनी। तो इस तरीके से बात की जाए तो। जब आपने ये इंटरव्यू दे दिया, रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो उस समय इन महीनों की या इन दिनों की जो कश्मकश रहती है स्टूडेंट के मन में, आप उससे किस तरह जूझ रहे थे? क्या कोई सेकंड थॉट्स आते थे कि सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर क्या करूंगा, या किस तरह से आप जूझ रहे थे खुद से? जी सर। सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ कोई, कि एक तो फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा रहा नहीं कि किसी ने बिजनेस किया हो, सारे गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली रहे हैं,
या फिर कोई प्राइवेट जॉब छोटी मोटी कर ली ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं वो माइंड में था कि करना तो है ही है, ठीक है। जब इसकी प्रिपरेशन कर रहा था तब मम्मी बोलती थी, पापा तो हमेशा से क्लियर थे कि नहीं तेरे को आरएस का ही देना है तो आरएस का ही देना, कोई अदर एग्जाम नहीं देना है। मम्मी का ये था कि यार एक बार सेट हो जाए, एक बार कहीं मतलब लग जाए, छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो मैं तो खुश हूँ कि मेरा बच्चा सेट हो गया एक बार के लिए, कि हाँ भाई टिक गया। अब वो एक बार वो मेंटली फ्री हो जाते हैं कि यार ठीक है बच्चा अपना बेरोजगार नहीं है, उस पे ये कोई ना कहीं पैर टिक गया। मम्मी ने तो ये बोला था कि पटवारी, वीडियो, एसआई, पशु पर्चर, इनफैक्ट फोर्थ ग्रेड तक का ही बोला था कि वो ही फॉर्म भर दे। लेकिन मेरा क्लियर था कि मैं जितना डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, कहीं ना कहीं ये और भी बच्चे फील करते होंगे कि आप जितने ज्यादा एग्जाम्स में जाते हो, जितने ज्यादा एग्जाम के आप फॉर्म फिल करते हो, भले ही सिलेबस थोड़ा बहुत सेम भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते हो जो आपका मेन एम है। तो मेरा क्लियर था कि मुझे आरएस का ही करना है, आरएस ही देना है, तो मैंने कोई अदर एग्जाम का फॉर्म फिल ही नहीं किया था। तो अब जब रिजल्ट इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट का वेट कर रहा था, तो पेट में जो मछलियां चलती हैं डेली डेली कि यार होगा नहीं होगा, लिटरली कई कई बार रात को नींद नहीं आती थी, सच बता रहा हूँ। नींद नहीं आती थी, सुबह 5 बजे निकल गया बाहर, पार्क में घूमा हूँ, चाय पी के आ गया, तब भी नींद नहीं आ रही सुबह सुबह कि रिजल्ट आने वाला है, नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये था कि यार एज भी निकल जाएगी, 25-26 साल का हो गया हूँ, क्या करूंगा। मेरे पास तो कोई बैकअप भी नहीं है, किसी अदर एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भर रखा। क्या मम्मी की बात मान ली होती तो सही रहता, कोई और फॉर्म भर देता, क्या पता क्या सिस्टम हो जाता। तो कहीं ना कहीं वो था। एक तो होता है कि आपके पास बैकअप है कि आप पटवारी का भी एग्जाम दे रखा है, वीडियो का एग्जाम दे रखा है, शायद वो निकल जाए तो चलो कोई नहीं, आरएस रिजल्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता। एक वो स्टूडेंट है कि नहीं मुझे सिर्फ आरएस की ही कर रहा हूँ, डेडिकेटली इसकी कर रहा हूँ, फिर उनका अगर नेगेटिव रिजल्ट जाता है ना तो उन पे जो क्या बीतती है वो कहीं ना कहीं मैं फील कर रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आरएस के प्रिपरेशन कर रहा था, मैं किसी अदर एग्जाम पे जा ही नहीं रहा था। तो जो मेरे को टेंशन टेंशन थी, डेली घर पे बात करना कि मम्मी बोलती है तो ठीक है, मैंने कि हाँ ठीक हूँ, पक्का, मैंने कि हाँ पक्का, आवाज से तो नहीं लग रहा। अब उनको भी क्या बोलूं, वो भी टेंशन में आए, वो थोड़ा कि उनको भी ये है कि बाहर रह रहा है, ठीक होगा ना, टाइम से खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा भी उतना ही सफर कर रहा होता है रिजल्ट से पहले, और एक मम्मी पापा भी उतने सफर कर रहे होते हैं। लेकिन जो रिजल्ट वाला दिन था, रिजल्ट आया है, वो हाथ कांप रहे हैं रिजल्ट देखते टाइम, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भगवान से बस ये है कि एसडीएम नहीं तो एटलीस्ट एक मतलब सेट कर दो प्लीज, कि हाँ मैं ये कह सकूं कि पापा मम्मी देखो मैंने सिर्फ आरएस एग्जाम की तैयारी की थी और मैं सेटल हो गया, आपकी टेंशन अब खत्म। फिर वो मेरे ऊपर है कि मैं आगे पढ़ता हूँ ढंग से, मैं आगे इम्प्रूव करता हूँ, अंडर 50 में रैंक लेके आता हूँ, वो मेरी हेडेक है। पापा मम्मी एक बार के लिए फ्री हो गए कि यार अपना बच्चा सेट हो गया, हमारी टेंशन खत्म, तो एटलीस्ट एक साइड की टेंशन तो खत्म हुई। तो वो हाथ जो कपकपा रहा था, सो एक ही माइंड में एक ही चीज थी कि यार भगवान प्लीज एक रैंक दिला दे अच्छी, जिससे जॉब सिक्योरिटी हो जाए। तो जब वो देखा रैंक, गला एकदम, मैं पापा को मम्मी को फोन कर रहा हूँ, मम्मी का फोन अलग बिजी आ रहा है, मामा से बात चल रही है, ओ उनकी चलती हैं तो लंबी चलती हैं। पापा को फोन किया, पापा रिजल्ट आ गया, पापा बोलते हैं क्या रहा। पापा वो बोल रहे भाई बात तो कर, हुआ क्या, वो भी घबरा गए कि भाई हुआ नहीं हुआ। पापा हो गया। पापा बोले हो गया। उन्होंने नहीं पूछी रैंक मुझसे, कौन सी रैंक आई कौन सी नहीं आई, कि भाई नहीं तू एसडी में बनना चाहिए था, नहीं हो गया। मैंने कहा हाँ, हो गया बाबा, 499 रैंक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, थैंक यू सो मच। कि उनको ये है कि यार हमारी वो टेंशन तूने खत्म कर दी, कि हम तेरी तेरी तरफ से निश्चिंत हो गए कि हमारा बच्चा सेटल हो गया। मम्मी वो इमोशनल हो गई एकदम, वीडियो कॉल पे बात कर रहा था मैं, मम्मी एकदम इमोशनल हो गई। तो वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट में से एक था कि यार जो मैं चाहता था, जो मेरे मम्मी पापा चाहते थे वो मैंने किया, और रिजल्ट के बाद लाइफ एकदम चेंज है। कि अब चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि हाँ यार अब लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, एक सैलरी आएगी, ठीक है, अब पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, कोई चीज़ बढ़िया अपने खरीदेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, काफ़ी टाइम से प्लान बनते रहते थे, वहाँ जाएंगे घूमने, यहाँ जाएंगे मनाली की ट्रिप करेंगे। लेकिन कभी प्री आ गया, मेंस आ गया, इंटरव्यू, अब बहुत लाइफ में सडन बहुत चेंजेस आते हैं। अब मैं इतना मेंटली फ्री कर रहा हूँ, फ्री फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ घूमने जा सकता हूँ, अभी एग्जाम का लोड नहीं है फिलहाल के लिए, वहां जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। पापा अम्मी इतने खुश हैं कि अब उनको कुछ भी बोलूंगा कि हाँ अरे हाँ ठीक है कर ले, कोई इशू नहीं है। तो वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब एक सिलेक्ट होने के बाद जो फीलिंग होती है ना, मैं बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत अच्छी फीलिंग होती है।
अच्छा, कुछ साथी आपके ऐसे भी रहे होंगे जो कि असफल हो गए, इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, क्योंकि आपने भी एक बार इस तकलीफ को झेला है, इस परेशानी को झेला है। जी सर। तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? जी सर। सर मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिनका भी नहीं हुआ, तो मेरी उनसे बात भी हुई थी। तो एक तो अगर आप अच्छे दोस्त हो तो ऐसे मोमेंट पे आपका बात करना बहुत ज़रूरी होता है आपके दोस्त से, क्योंकि वो हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आपको वो उसको कॉल करेगा कोई, तो आपका एक बात करना, पहली बात तो एक अच्छे दोस्त का बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो मैंने उससे कहा मैं वही बताऊंगा कि मैंने उससे ये कहा कि भाई ठीक है, मैं भी लास्ट टाइम फेल हुआ था, इस बार मैंने थोड़ा बाउंस बैक किया, मैंने वापस एग्जाम की तैयारी की। मैंने उसको ये बोला भाई कोई नहीं, तू मेंस मेंस में आके निकल रहा है, मतलब इंटरव्यू में आके रहा है, सॉरी। 7.5 लाख बच्चों ने प्री दिया, उसमें से तू 21,000 में आया जिन्होंने मेंस दी। 21,000 में से तू 2400 लोगों में आया, तू सोच रहा है कहीं ना कहीं तू कितने लोगों से बेहतर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे में कोई कमी है, ठीक है, किस्मत का रोल हो सकता है, या फिर थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं कि आंसर लिखने में कोई कमी रह गई, इंटरव्यू के टाइम पे हमारा दिन अच्छा नहीं था, बोलने में थोड़ा फंबल कर दिया, अटक गए, कॉन्फिडेंस शो नहीं हो पाया, इंटरव्यू में कम मार्क्स मिल गए, ठीक है, मेंस के टाइम पे पेपर अधूरा छूट गया, या फिर जिस तरीके से आंसर लिख सकते थे नहीं लिखे। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम में कोई कमी है, हो सकता है दिन खराब था, या फिर थोड़ी बहुत जो अपने चीजें अपने को सही करनी चाहिए थी हमने टाइम से नहीं करी, इस बार करेंगे। मैंने तो उसको ये बोला कि भाई मैं भी तो दे रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन वैसे ये थोड़ा ना मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, उसके बाद मैं भी तो इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ रैंक को, मेरे को भी तो अंडर 50 आना है, तो तू क्यों छोड़ रहा है पढ़ाई को। तो मेरा यही था कि अभी मेंस का स्टार्ट कर दे, प्री में अभी थोड़ा टाइम है, मेंस पे थोड़ा फोकस कर, 3-4 महीने जितना टाइम मिलता है पूरा मेंस को कवर कर। मेंस में अगर आंसर राइटिंग बेहतर हो गई, पेपर टाइम पे कंप्लीट होने लग गए, फिर जब प्री की वैकेंसी है देन प्री का क्या कहते हैं उसके लिए प्रिपेयर करो। प्री निकलेगा देन 3-4 महीने का मेंस का जो टाइम मिलेगा, स्लॉट मिलेगा, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आपको उसे रिवाइज करना है और टेस्ट सीरीज लगानी है, सॉर्टेड है, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बूस्ट ही करेगी वो चीज़। तो मैं तो यही कहूँगा अपने दोस्त को, या फिर जो भी इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाया है। शुक्रिया मुकुल, आपने कई सारी रोचक बातें बताई, पढ़ाई से जुड़ी हुई भी, अपने सोसाइटी से, घर परिवार से जुड़ी हुई बातें भी। आपको खूब सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद है आप बड़े अफसर, काबिल अफसर बन के सर निकलेंगे जब भी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी थैंक यू आपकी। सो मच सर। शुक्रिया।